हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों कवर कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज़ हैं उसकी भी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपको दे दी थी इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ अ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। हमने यहाँ पर सीवी मैकफर्सन की जो थ्योरी थी डेमोक्रेसी की, इसके बारे में डिस्कस करा था। जॉन रॉस की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने डॉर्किन की नॉर्मेटिव अप्रोच को डिस्कस करा था और अमर्त्य सेन जी की नॉर्मेटिव अप्रोच को डिस्कस करा था, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब यहाँ पर दोस्तों एक स्कॉलर की कोटेशन गिवन है जिसको आपको जानना चाहिए। ये जो कोटेशन है इनकी कही हुई बात है, ये बात है जो इन्होंने पर्सपेक्टिव यहाँ पर दे रखा है। नॉर्मेटिव अप्रोच की जो सिग्निफिकेंस है ना, उसके संदर्भ में ये वाली बात लिखी हुई है इनकी। इन स्कॉलर का नाम है डेरिल ग्लेसर। ठीक है, डेरिल ग्लेसर जी कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच को डिफेंड करते हुए या फिर नॉर्मेटिव अप्रोच के पक्ष में अपनी बात रखते हुए, देखो नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है। इनकी बात को बताने से पहले एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर क्या है, अक्सर दोस्तों आप इतना समझ गए होगे अभी तक पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशंस को अटेंड करते हुए कि यहाँ पर आइडियलिस्टिक बात तो हो ही रही है, लेकिन वो आइडियलिस्टिक बात इस वजह से कर रहे हैं फिलोसफर्स और स्कॉलर्स ताकि वो किसी भी फ्यूचर आउटकम को अच्छा बना सकें, बेटर बना सकें। यही बात होती है नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर। यहाँ पर रियलिटी जो है, रियलिटी के बेसिस पर बात नहीं करी जाती, क्योंकि रियलिटी में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि गलत हो, जो कि बैड हो। उनको ठीक करने के लिए बेसिकली कुछ फिलोसफर्स, कुछ स्कॉलर्स जो हैं, कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं, वो एक प्रकार से रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं और वो रिफॉर्म्स उनके खुद के पर्सनल आइडियाज़ हैं। अब अगर आप जीवन में किसी चीज़ को गलत देख रहे हो, उसको बेटर बनाने के लिए अगर आप कोई चीज़ प्रपोज कर रहे हो तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। सिमिलरली डेरिल ग्लेसर कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी की, तो नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर एक आइडियलिज्म की भावना है। ये आइडियलिज्म की भावना आपको एक होप देती है, एक उम्मीद देती है। और उम्मीद किस बात की, कि आपका जो फ्यूचर है वो बेटर होगा किसी भी एक चीज़ को लेकर, फिर चाहे वो सरकारी व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, आपके देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हो उसको ठीक करने की बात हो। तो डारिल ग्लेसर कहते हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच का सहारा लेकर हमें बेसिकली एक होप मिलती है। नॉर्मेटिव अप्रोच, नॉर्मेटिव थ्योरी का जो उत्पादन होता है वो इसी होप से होता है, एक उम्मीद से होता है। इसी बात को एक्सटेंड करते हुए डेरिल ग्लेसर ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो भी नॉर्मेटिव थ्योरी का सहारा लेकर जो लोग स्कॉलर्स, फिलोसफर जो बात करते हैं, वो एक प्रकार से मॉरल एक्टर्स हैं, क्योंकि वो मोरालिटी और एथिकल टर्म्स के अंदर बात करते हैं कि सोसाइटी में, देश में, आर्थिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, लोगों की ज़िंदगियों में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं और वो गलत चीज़ें लॉन्ग टाइम तक एक हेल्दी नेशन स्टेट की निशानी नहीं है, उसको हमें ठीक करना है। तो वो जो मॉरल एक्टर्स हैं, यानी कि मॉरल एक्टर्स यहाँ पर कहा जा रहा है नॉर्मेटिव अप्रोच, नॉर्मेटिव थ्योरी और नॉर्मेटिव फिलोसफीज़ को जो प्रपोज करने वाले जो लोग होते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, उनको कहा जा रहा है मॉरल एक्टर्स। तो डेरिल ग्लेसर कहते हैं कि एंगेजमेंट विद द नॉर्मेटिव थ्योरी, जब भी हम नॉर्मेटिव थ्योरी को रिस्पेक्ट करते हैं या फिर अपनी थ्योरी के अंदर हम लोग नॉर्मेटिव बात करते हैं, आइडियलिस्टिक बात करते हैं, वो हमारे अंदर एक उम्मीद जगाती है। नॉर्मेटिव थ्योरी कैसी उम्मीद जगाती है कि नॉर्मेटिव थ्योरी के अंतर्गत हमें कुछ ऐसे मॉरल एक्टर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे स्कॉलर्स और फिलोसफर देखने को मिलते हैं जो एटलीस्ट कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, कुछ ऑप्शंस को लेकर आ रहे हैं कि ऐसी चीज़ें गलत हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। वो कुछ चीज़ों को प्रपोज कर रहे हैं, और प्रपोज कैसे कर रहे हैं, इन एन ओपन एंड सेल्फ कॉन्शियस वे। ठीक है, मतलब वो खुले मन से बात कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ रियलिटी कि अभी वास्तविकता कैसी है। वो बिल्कुल फ्री तरीके थे, जैसा उनको ठीक लगता है कि वास्तविकता में, रियलिटी में
कंटेम्प्ररी चीज़ों में कुछ खराबियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको डिसरिगार्ड करते हुए, साइड करते हुए, वो सेल्फ कॉन्शियस तरीके से, मतलब जो उनका खुद का पर्सपेक्टिव है, वो उस तरीके से बात कर रहे हैं। तो डेरिक ग्लेसर ये कहते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी को देने वाले जो थ्योरिस्ट होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। वो अपनी थ्योरीज के अंदर ऐसी चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें प्रपोज करेंगे जो कि हमें लगेगा कि उनके अंदर, उन चीज़ों के अंदर जो वो प्रपोज कर रहे हैं उनके अंदर बुराइयां कम हैं। और ऐसे नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट, ऐसे आइडियलिस्टिक थिंकर्स ज़्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू दोस्त जो कि अनरिफ्लेक्टिव तरीके से या फिर मॉरल डिबेट को सप्रेस करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो डेरिल ग्लेसलर है ये कह रहे हैं कि नॉर्मेटिव थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो आइडियलिस्टिक थिंकर्स और फिलोसफर्स हैं एटलीस्ट वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात तो कर रहे हैं। फ्यूचर में वो चीज़ें हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कुछ आइडियाज़ तो प्रपोज कर रहे हैं। ऐसे आइडियाज़ को प्रपोज करने वाले जो लोग हैं वो ओपन एंडेड डिबेट कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियस वे में जो उनको ठीक लगता है वो अपने ऑप्शंस को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ऐसे लोग बर्बादी कम करेंगे अपनी थ्योरीज को और फिलोसफीज को देते हुए एज कंपेयर टू दोस्त जो कि अनरिफ्लेक्टिव तरीके से, मतलब बिना चीज़ों को समझे हुए, बिना किसी बात का सॉल्यूशन देते हुए मॉरल डिबेट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग तो और नुकसान करेंगे किसी भी एक चीज़ के पर्सपेक्टिव में। लेकिन एटलीस्ट नॉर्मेटिव थ्योरी को देने वाले जो आइडियलिस्टिक स्कॉलर्स हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो कम हार्म करेंगे। दे विल डू फ्यूअर थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ अस वुड कंसिडर बैड एज कंपेयर टू दोज हु प्रोसीड अनरिफ्लेक्टिवली, या फिर मॉरल डिबेट को सप्रेस जो लोग करते हैं उनसे तो बेटर ही हैं ये नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट। दिव्य समझ में आया? ये इंग्लिश थोड़ी सी ना, क्योंकि मतलब ऊट पटांग सी लिखी हुई है इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा था। क्लियर है? हाँ, मतलब एक तरीके से वो रियलिस्ट वालों का ही क्रिटिज्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं रियलिस्ट जो लोग हैं वो तो मॉरल डिबेट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि सामने जो चीज़ें हैं यही ऐसी हैं, क्या करना सॉल्यूशन देकर, क्या करना ऐसी आइडियलिस्टिक बातें कर कर, है ना। तो ऐसे लोग जो हैं रियलिस्ट जो फिलोसफर्स होते हैं वो अनरिफ्लेक्टिव तरीके से बात करते हैं। अनरिफ्लेक्टिव मतलब जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही मानकर बैठ जाते हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्मेटिव चीज़ों की, आइडियलिस्टिक चीज़ों की हमारे जीवन में रिक्वायरमेंट होती है। दिव्या, अगर वास्तविकता अगर हमारी जीवन की कमज़ोर है या जो चीज़ें आज हमारे जीवन में जिसकी प्राप्ति हम नहीं कर सके, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फ्यूचर को लेकर हम निराश हो जाएं या फिर आज की रियलिटी के बेसिस पर अपने जीवन को हम एक नाम दे दें, एक पहचान दे दें कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा भाग्य है, शायद से कुदरत ने, परमात्मा ने यही लिखा होगा। अगर जब तक हम फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, किसी चीज़ की प्राप्ति करने के बारे में जो कि हमारी रियलिटी से मेल नहीं खाती होगी, वास्तविकता हो सकता है किसी की कड़वी हो लेकिन उसके ख्वाब, उसके सपने बहुत बड़े हों, तो अगर पर्सन सोचेगा ही नहीं बड़े बड़े सपनों के बारे में तो अचीव कैसे करेगा उन चीज़ों को? फिर चाहे वो अपने लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, या फिर आर्थिक व्यवस्था के लिए हो। बताओ, है कि नहीं? अब सारे के सारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं दिव्या, वो भी तो एक प्रकार से आइडियलिस्टिक बातें ही तो करते हैं, है कि नहीं? हम लोग अमर्त्य सेन जी को, जो कि नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ही प्रपोज करते हैं ना कि फ्यूचर के अंदर इकोनॉमी अभी ऐसी ऐसी गलत है, ये चीज़ें आनी चाहिए। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वो कहते हैं डेमोक्रेसी की ये कमियां हैं, डेमोक्रेसी को और एनहेंस करना चाहिए, या फिर किसी एक देश में राजनीतिक व्यवस्था खराब है वो और अच्छे तरीके से आनी चाहिए। समाज के जो समाजशास्त्री होते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि समाज के अंदर ये चीज़ें गलत हैं, कास्ट सिस्टम गलत है, अनटचेबिलिटी गलत है, इसको हमें रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, सरकारों को कड़े कानून बनाने चाहिए इसके ऊपर। तो अगर हम फ्यूचर ओरिएंटेड होकर बात करेंगे ही नहीं, प्रेजेंट रियलिटीज़ में जो कमियां होंगी, जो गलती होंगी, उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए अगर हम एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच देंगे ही नहीं जो कि अभी रियलिटी से मेल नहीं खाती है, और हम इस डर की वजह से कि पता नहीं ये चीज़ अचीवेबल होंगी कि नहीं होंगी, तो क्या हम फ्यूचर ओरिएंटेड होकर बात करना छोड़ दें? क्या आइडियलिस्टिक होना जरूरी है कि नहीं है दिव्या? बताओ लाइफ में, है ना। रियलिटी तो हमेशा हर एक पर्सन की कड़वी होती है, क्योंकि किसी न किसी चीज़ को लेकर हम जीवन में हर एक इंसान, कोई भी व्यक्ति जिसने इंसानी शरीर के अंदर जन्म लिया, वो एक होप के साथ ही तो आगे बढ़ते हैं जीवन में। बताओ, हाँ या ना?
और वो होप ही तो एक आइडियलिज्म है। तो दोस्तों अगली बात हम करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस का हमारा टॉपिक है। यहाँ पर अगेन जिस प्रकार से हमने पास में कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करे थे ना, ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस कंटेम्प्रेरी अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच वर्सेस एम्पेरिकल अप्रोच, अगेन हम दो डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन फिलोसफिकल अप्रोच एंड हिस्टोरिकल अप्रोच, एज वेल एज कोर डिफरेंसेस बिटवीन लीगल अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर कोई नई बातें नहीं है दोस्तों, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कुछ पर्सपेक्टिव आपको नए मिलेंगे, लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो, बस टर्म्स आपको नई लग रही होंगी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं फिलोसफिकल अप्रोच की। फिलोसफिकल मेथड, ये जो फिलोसफिकल अप्रोच है, इसका जो जन्म है वो एंशियंट ग्रीस के साथ माना जाता है, जिसको आप क्लासिकल ग्रीस भी कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ थिंकर्स जिनका बर्थ हुआ था ना, वो कौन थे प्रोमिनेंट थिंकर्स, बताओ दिव्या मुझे। सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, शाबाश। ठीक है, तो इट ऑल्सो गोज बाय द नेम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। आप इस फिलोसफिकल अप्रोच को पॉलिटिकल फिलोसफी के नाम से भी जानते हो, ऐसा राइटर हमें बता रहे हैं। और ये जो फिलोसफिकल अप्रोच का जो ट्रेडिशन है, इसके पीछे पूरा क्रेडिट दिया जाता है, इसको स्टार्ट करने के पीछे पूरा क्रेडिट दिया जाता है प्लेटो को, कि प्लेटो ने इस फिलोसफिकल अप्रोच की स्टार्टिंग करी थी। स्टार्टिंग पॉइंट प्लेटो ने ही रखा था। मुझे एक बात बताओ दिव्या, यहाँ पर प्लेटो का नाम लिखा हुआ है, सोक्रेटिस के बारे में क्यों नहीं लिखा गया, जबकि सोक्रेटिस तो गुरु थे प्लेटो के। गुड, शाबाश। तभी हाँ, तभी हम एक लाइन यूज करते हैं ना, वॉट एवर इज प्लेटोनिक इज सोक्रेटिक एंड वॉट एवर इज सोक्रेटिक इज प्लेटोनिक। प्लेटो वो थे पर्सन, स्कॉलर, जिन्होंने अपनी गुरु की बातों को, सोक्रेटिस की बातों को कंपाइल करके लिखा था। लेकिन सोक्रेटिस के क्लासरूम में क्या होता था, सारी बातें ओरल ट्रेडिशन के बेसिस पर चलती थी, है ना। प्लेटो डिबेट एंड डिस्कशन चलती थी, है ना, आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, और वो याद है थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस, है ना, कि उन्होंने किसी को उठाया, हाँ भाई प्लेटो बताओ प्यार क्या है, बताओ न्याय क्या है, बताओ नफरत क्या है, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पर इंसान के सामने वो टॉपिक्स डिस्कस तो होते हैं, लेकिन इंसान कभी डिटेल्ड तरीके से उसके बारे में सोचता नहीं है ना। तो इसलिए हम फिलोसफिकल अप्रोच के ट्रेडिशन का फाउंडर को, मतलब प्लेटो को फाउंडर मानते हैं इसका। और बड़ी सारी जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी हैं, ठीक है, पुरानी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, वो फिलोसफिकल अप्रोच को यूज़ करती हैं ताकि वो नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन को उन थ्योरीज के अंदर यूज़ कर सकें। कहने का मतलब ये है, ज़्यादातर देखो यहाँ पर मोस्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ऑल नहीं लिखा हुआ है। सारी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी बात नहीं करती है नॉर्मेटिव फिलोसफी के बारे में, आइडियलिज्म के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस करा था, कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर तो हम एग्जाम्पल के तौर पर एरिस्टोटल का जो कंपैरेटिव एनालिसिस था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी लेकर आते हैं, और एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था। अब एरिस्टोटल एक क्लासिकल थिंकर था ना दिव्या, लेकिन फिर भी हम इसकी बातों को कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर रख रहे हैं, बिकॉज एरिस्टोटल जो है प्लेटो से कैसे अलग था, वो नॉर्मेटिव थ्योरी के बेसिस पर, आइडियलिज्म के बेसिस पर इतनी सारी बातें नहीं करता था, है ना। तो यहाँ पर बात ये समझने वाली, ज़्यादातर क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज फिलोसफिकल अप्रोच की होती हैं, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलता है। सारी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं वो नॉर्मेटिव अप्रोच का सहारा नहीं लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल खुद एक क्लासिकल ग्रीस से बिलोंग करते हुए एक थिंकर थे, लेकिन उनकी अगर हम दो थ्योरीज के ऊपर निगाह मारें, जिसको हम पास में डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एरिस्टोटल का कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से हमारा जो PSIR का पेपर 2 सेक्शन है, कंपैरेटिव, ये जो कंपैरेटिव थ्योरीज हैं, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला जो पेपर है, ये इसी की वजह से आया, एरिस्टोटल की वजह से। और उनकी जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन थी, ठीक है, ये भले ही क्लासिकल थिंकर एरिस्टोटल ने दी थी, लेकिन फिर भी हम उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं, कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर रख रहे हैं। उसके बाद जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये क्या है। अब शुरुआत से ही जो थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर हम इतिहास के पन्नों की तरफ पलटकर देखें, तो इतिहास जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनालिसिस का। क्योंकि हिस्ट्री में अलग अलग नेशन स्टेट के अंदर जो जो चीज़ें हो रखी हैं, उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि पास्ट में सोसाइटीज़ या नेशन स्टेट्स अपने आप को किस तरीके से गवर्न करते थे,
नेशन स्टेट से भी पहले सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, वो अपने आप को किस तरीके से गवर्न करते थे और आगे चलकर उनकी व्यवस्थाएं कैसे मोल्ड होती हुई चली गई। फॉर एग्जांपल, अगर हम हिस्ट्री की तरफ निगाह मारें और हिस्टोरिकल अप्रोच का अगर हम सहारा लें तो हमें पता लगेगा कि डेमोक्रेसी वॉज कंसिडर्ड एज बैड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्लेटो इन एंशियंट ग्रीस, क्योंकि उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, उसी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया था, है ना। और उसी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत प्लेटो का जो एथेंस ग्रीस सिटी स्टेट जो थी वो पेलोपोनेशियन वॉर हार गया था, है ना। तो हिस्ट्री जो है एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अप्रोच, और इस हिस्टोरिकल अप्रोच को देने वाले जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं, जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो मेन थ्योरिस्ट हैं, वो काफ़ी सारे माने जाते हैं, लेकिन जो दो प्रोमिनेंट हैं वो है मैकियावेली। मैकियावेली अपनी थ्योरी के अंदर हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज़ करते हैं। अभी हिस्टोरिकल अप्रोच वर्क कैसे करती है ये मैं आपको फर्दर लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, हिस्टोरिकल अप्रोच का ये मानना है कि हिस्ट्री जो है इट इज़ रिगार्डेड एज, इतिहास जो है इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनालिसिस, क्योंकि इतिहास की चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती है, वो हमारे सामने एज इट इज़ हैं, हम उनको मोल्ड नहीं कर सकते हैं अगर उसके प्रूफ हमारे पास गिवन है। तो इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं डेट आर मैकियावेली एंड मोंटेस्क्यू। और भी हैं फिलोसफर्स और भी स्कॉलर्स हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको याद रखना है मैकियावेली एंड मोंटेस्क्यू दोनों ने अपनी थ्योरीज के अंदर हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज़ करा था। इसके अलावा एक स्कॉलर और हैं, सर जॉन सीले। सर जॉन सीले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। सर जॉन सीले बोलते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं ना, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ये अलग अलग हैं। जॉन सीले के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है वो एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है पास्ट में जिस प्रकार से राजनीति हुई है किसी भी नेशन स्टेट में, उसकी रिफ्लेक्शन है हिस्ट्री, इतिहास। जबकि जो पॉलिटिक्स वर्ड है, सर जॉन सीले कहते हैं पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंट हिस्ट्री, जो आज का इतिहास है। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट हिस्ट्री, ये दो अलग अलग टर्म नहीं हो गए, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन सर जॉन सीले का कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो ना, तो आप कुछ रीसेंट पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो, जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाएं दुनिया में आज आपको देखने को मिल रही हैं, और आप इसे सेंचुरीज का नाम दे सकते हो, जैसे 20th सेंचुरी की पॉलिटिक्स, 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स, 19th सेंचुरी की पॉलिटिक्स। तो इसको बोलते हैं सर जॉन सीले कि ये प्रेजेंट हिस्ट्री है जिसके बारे में लोग रूबरू हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में देखा हुआ है इस चीज़ को, दे आर फेमिलियर विद दिस। बट हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इतिहास एक ऐसी चीज़ है विच इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट पॉलिटिक्स, जिसका हो सकता है कि लेना देना आज के ज़माने से बिल्कुल भी ना। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोबारा से फिलोसफिकल अप्रोच की, जो पहला वाला कॉलम है हमारा, फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर जो मेथड फॉलो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक कीवर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर डिडक्टिव मेथड, या जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, वो अप्रोच फॉलो होती है, जहाँ पर सबसे पहले आप एक अजम्पशन बनाते हो और उसके बाद उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, यानी कि आप उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यानी कि आपके पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं, आप इनको डिड्यूस करते हो एक कॉमन पॉइंट पर, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों को सुनने के बाद अपनी एक कंक्लूजन देते हो, और उसी कंक्लूजन को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव मेथड। एग्जाम्पल है इसका प्लेटो की जो बुक है द रिपब्लिक, ठीक है, या प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है द रिपब्लिक का, वैसे उनकी बुक का नाम था द रिपब्लिक, और जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिलोसफिकल अप्रोच का क्रिटिसिज्म एक बात के ऊपर होता है, क्योंकि फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर नॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बात हो रही है, आइडियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको समझा जाता है इट इज़ अ ड्रीम लाइक थ्योरी, यूटोपियन है, ये बाइज्ड है और अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक इसलिए क्योंकि अनअचीवेबल है, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। वहीं पर अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच के क्रिटिसिज्म की बात करें
तो हिस्टोरिकल अप्रोच को दो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ने, पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने क्रिटिसाइज कर रहा था। एक थे अर्नेस्ट बेकर और दूसरे डेविड ईस्टन। अर्नेस्ट बेकर और डेविड ईस्टन दोनों का ये कहना था कि हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो पास्ट की सोसाइटी, वो पास्ट की पॉलिटी और पास्ट की इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन है। आज के ज़माने में अगर हम प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहें हिस्टोरिकल मेथड को यूज़ करके, तो वो ऑलमोस्ट असंभव है। ठीक है, तो अर्नेस्ट बेकर और डेविड ईस्टन ये कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच की सबसे बड़ी जो दुविधा है इसको यूज़ करने में वो ये है, देयर इज डिफरेंस ऑफ टाइम्स। वक्त अलग अलग हैं यहाँ पर, पास्ट में और प्रेजेंट में, तो चीज़ें अलग अलग हैं, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। तो जब दो ज़माने की व्यवस्थाएं मेल ही नहीं खाती हैं तो हम पास की चीज़ों को आज के ज़माने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो उसके डिफेंडर्स हैं ना, ये तो हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, डिफेंडर्स ये कहते हैं, जैसे दिव्या हम डिस्कस नहीं करते हैं अपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर, फाउंडेशन कोर्स के अंदर, हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर, है ना। अगर हम हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे ही नहीं तो प्रेजेंट चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, या फिर बहुत बार हिस्टोरिकल चीज़ें हमें इंस्पिरेशन देने का काम भी करती है। वो अलग बात है। देखो दिव्या, वो हम भी जानते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में सारी चीज़ें वैसी तो हो नहीं सकती, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम वाली, अशोका के टाइम वाली, है ना, या फिर अकबर के टाइम वाली, लेकिन हम मोल्ड कर कर उनके जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से इंस्पिरेशन लेकर के कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर स्टेबिलिटी को अचीव करा था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा था, जनता की भलाई करी थी, वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख कर आज की रियलिटी से मेल खाते हुए, तोड़ मरोड़ को, जिसको हम कहते हैं 19-20 का फ़र्क करते हुए, वो इम्प्लीमेंट तो कर ही सकते हैं ना। अगर हम हिस्ट्री को बिल्कुल ही दिव्या नज़रअंदाज कर देंगे, हम ये कह देंगे कि हिस्ट्री तो बेकार है, बकवास है, तो पुराने ज़माने की चीज़ें हो गई हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में फिर हमें इनोवेटिव चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी, जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा डेडली अफेयर और कॉस्टली अफेयर बन जाए सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, है ना। वो विनाशकारी रूप ले ले। मानते हो दिव्या इस चीज़ को, है ना। लेकिन जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इनएडिक्वेट है ये वाली अप्रोच, क्योंकि हम इससे प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज डिफरेंस ऑफ टाइम। लाइक एंशियंट टाइम की चीज़ें मेडिवल टाइम के अंदर यूजफुल नहीं है, एंशियंट टाइम की चीज़ें कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ऐसा हिस्टोरिकल अप्रोच के क्रिटिक्स कहते हैं। उसके अलावा अर्नेस्ट बेकर और डेविड ईस्टन का ये भी क्रिटिज्म है कि एनी पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री, कि हर एक पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका लेना देना इतिहास के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत सारी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव भी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यू भी होती हैं। हमें हर चीज़ को पास के साथ या फिर हिस्ट्री के साथ लिंक करना और एसोसिएट करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहा जाता है हिस्टोरिकल अप्रोच के क्रिटिक्स के द्वारा। तो ये चीज़ें समझ में ही दिव्या आपको? कोई दिक्कत, कोई डाउट? कौन सी वाली? नहीं, कहाँ लिखा हुआ है पॉलिटिक्स एज प्रेजेंट हिस्ट्री? अच्छा, ये ऊपर। हाँ, सर जॉन सेली ये कहते हैं कि हिस्ट्री जो है ना, जैसे अगर आप बात करते हो सिर्फ इतिहास की, वो पास्ट की पॉलिटिक्स है, पास्ट के पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, और जो टर्म है सिर्फ पॉलिटिक्स, वो प्रेजेंट हिस्ट्री है, आज की हिस्ट्री, आज की राजनीतिक व्यवस्था जैसे चलती है, आज आप जिस तरीके से डेमोक्रेसी को देखते हो। कहने का मतलब ये है, सर जॉन सीली कहना चाह रहे हैं कि प्लेटो ने जिस नज़रिए से डेमोक्रेसी को देखा था, आज वो डेमोक्रेसी वैसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डेमोक्रेसी का रंग रूप चेंज हो चुका है, समझ रहे हो? तो हिस्ट्री जो है वो पास्ट पॉलिटिक्स है, और जो पॉलिटिक्स है वो प्रेजेंट हिस्ट्री है, वो आज के ज़माने की डेमोक्रेसी है, जिसके बारे में लोग फैमिलियर हैं। और मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर सेंचुरीज के बेसिस पर इसको समझ सकते हो कि 21st सेंचुरी के अंदर कौन कौन रहता है। 3 जनरेशन रहती है दिव्या, हमारे दादाजी दादी, पापा मम्मी, और हम लोग, और हमारे बच्चे भी, है ना। तो हम सबकी जनरेशन में जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वही तो है ना, सेम। बताओ बिल्कुल कि वो चेंज हो गया? लेकिन प्लेटो के टाइम पर जो डेमोक्रेसी का जो मीनिंग था वो अलग था ना, वो डेमोक्रेसी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती थी ना जैसे आज करती है। तो प्लेटो के टाइम पर डेमोक्रेसी को आप हिस्ट्री बोल सकते हो, और आज के समय में जो
डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिक्स का पार्ट है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ प्रेजेंट हिस्ट्री, जिसको एक दो जनरेशन पहले लोगों ने भी फील कर रखा है, महसूस कर रखा है, जान रखा उसके बारे में, और वो आज भी हमारी जनरेशन में ऐसी एग्जिस्ट कर रही है डेमोक्रेसी और उसका मीनिंग। ये है कहने का मतलब। समझ में आया? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।